हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के बारे में। दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम अपने पास है माई एसक्यूएल रिवीजन टूल। इसका मतलब ये है कि जो माई एसक्यूएल हम लोग क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, उसका बेसिक नॉलेज हमको बिल्कुल पता होना चाहिए। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 6 जो है, वो फिर हमारा थोड़ा सा एडवांस पार्ट शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर कि माई एसक्यूएल फंक्शंस क्या है। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग दोस्तों यहाँ पर जॉइन या अपने पास जो एग्रीगेट फंक्शंस, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उसका जो बेसिक्स है, जो हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है, वो सारा दोस्तों हमको एक बार फिर से रिवाइज करना है। तो हो सकता है कि आप जो टॉपिक्स अभी देखेंगे वो आपको पहले से भी आते हो। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो दोस्तों एक बार आप रिवाइज करते रहें, साथ साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी देगा कि ये जो चीजें हम लोग आज देख रहे हैं, हो सकता है क्लास 11th में आपने पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीजें। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं अपना आखिर एजेंडा क्या है, हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे अभी यहाँ एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद बात करेंगे कि जो डेटाबेस होता है हमारे पास वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, जिसमें से एक हम लोग यूज करेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फ्लैट फाइल को लेकर के, जिसमें हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोग रिलेशनल जो हमारे पास डेटाबेस होता है उसमें भी हम लोग अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो दो हमारे पास तरीके होंगे डेटा को स्टोरेज करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा डेटाबेस होता है दोस्तों, उसके एडवांटेज क्या होते हैं। अपने पास एक डेटा का मॉडल होता है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। तो वो आखिर अपने पास क्या होता है, उसकी जो रिलेशनल डेटा मॉडल के जो टॉपिक्स हैं, मतलब छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को लेकर के, आरआई, जो कि रूल्स होते हैं हमारे डेटाबेस के लिए। फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे दोस्तों माई एसक्यूएल के बारे में। माई एसक्यूएल के जो आपके पास कमांड्स होते हैं, या एसक्यूएल के जो कमांड्स होते हैं, वो आखिर कौन कौन से होते हैं, उसके टाइप कौन कौन से, जैसे आपने सुना होगा डीडीएल क्या है, डीएमएल क्या है, टीसीएल क्या है। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे और डेटाबेस को हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे माई एसक्यूएल में। उसके बाद दोस्तों जब हम लोग अपना डेटाबेस बना चुके होंगे तो हम लोग उसमें अपनी एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल जब हम लोग बनाएंगे तो दोस्तों उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो डेटाबेस हम लोग बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर जो टेबल हम लोग बनाते हैं, उसके अंदर दोस्तों हम लोग डेटा स्टोर कौन से फॉर्म में करेंगे, कौन से फॉर्मेट में करेंगे। जैसे इंटीजर होगा, या हमारे पास फ्लोट होगा, या डेट टाइप होगा, या कैरेक्टर टाइप का होगा। तो हमारे पास डेटा के टाइप्स भी होते हैं माई एसक्यूएल में, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल, यानी कि जो हम लोग टेबल यहाँ क्रिएट करेंगे, उस टेबल के अंदर हम लोग अपना डेटा इंसर्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी दूसरी टेबल से भी डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं अपनी टेबल में। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे सेलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, और साथ साथ में ट्रंकेट और ड्रॉप कमांड को लेकर के। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, डेटाबेस बेसिकली, तो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हमको पता होना चाहिए। तो आखिर डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस का मतलब है, जैसे आपके पास यहाँ देखेंगे आप एक टाइप का कंटेनर है, इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। मान लो एक फाइल है, एक और फाइल है, एक और फाइल है, अलग अलग टाइप की फाइल्स को आप यहाँ स्टोर करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर स्कूल डेटाबेस को लेकर के, तो दोस्तों स्कूल में हमारे पास क्या स्टूडेंट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक टेबल होगी और इस टेबल के अंदर मेरे पास स्टूडेंट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या होगा, तो स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट की क्लास होगी, उसके ग्रेड होंगे। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर उसका एक रोल नंबर होगा, उसके बाद यहाँ पर उसका नेम हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसकी क्लास हो सकती है, उसके बाद यहाँ पर उसका ग्रेड हो सकता है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी टेबल्स होती है जो हम लोग स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो इसी टाइप से हो सकता है मेरे पास एक और टेबल हो जो टीचर से रिलेटेड हो। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो टीचर है, जैसे टीचर का नाम क्या है, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, और उनका शेड्यूल क्या है, वो सब हम लोग यहाँ पर एक टेबल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर टेबल क्रिएट करते हैं, और टेबल हम लोग किसमें स्टोर करते हैं, अपने डेटाबेस में। ऐसे और एग्जांपल्स भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, लेकिन पहले हम बात करते हैं डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस लाइक कह सकते हैं हम लोग डिजिटल ऑर्गेनाइजर है आपके पास, वेयर यू स्टोर एंड मैनेज
इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। स्ट्रक्चर्ड वे का मतलब क्या हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में अपना डेटा स्टोर करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, कॉलम। तो मैंने इसके अंदर एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 4 कॉलम बना दिए हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे मैं इसके अंदर रो बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कुल मिला करके 3 रो क्रिएट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दी, अपनी यहाँ पर एक टेबल। तो ये जो टेबल आपके पास है, इसी में हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं और हम लोग डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों हम लोग उस डेटा को बहुत आसानी से फाउंड कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। डेटा को दोस्तों हम लोग अपडेट कर सकते हैं, उस डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम लोग एक्सेल की फाइल्स हम लोग क्रिएट करते हैं, लाइक उस टाइप से। तो थिंक ऑफ इट एज एन इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट हेल्प्स यू कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सेसिबल। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं, अच्छे से आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि आप उसको आराम से यहाँ पर एक्सेस कर सकेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों अपने पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल 1 है, जो कि स्कूल से रिलेटेड अपना एक डेटाबेस है। दोस्तों डेटाबेस होता क्या है, तो मैं आपको ये भी कहूंगा, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, क्या है आपके पास ये कलेक्शन, किस चीज का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, और ये जो टेबल्स आपके पास है, इसके अंदर वो बहुत सारी हो सकती है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है, हो सकता है एक और टेबल मेरे पास यहाँ पर हो। ठीक है, हो सकता है एक और टेबल मेरे पास यहाँ पर हो। इस तरीके से मैं बहुत सारी टेबल्स इसमें बना सकता हूँ। तो डेटाबेस क्या हो गया, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। आपस में ये जो टेबल्स है, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, जैसे कि स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, टीचर्स नाम की टेबल है, अटेंशन यहाँ पर अपने पास जो अटेंडेंस नाम की अपने पास एक टेबल है। ऐसे बहुत सारी आपके पास टेबल्स हो सकती है। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग डेटाबेस है, जैसे कि हम मान के चल सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या किसी का भी डेटा हो सकता है। उसमें हमारे पास एक टेबल हो सकती है जिसका नाम होगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसके स्टॉक अवेलेबिलिटी क्या है, ये सब आप जब ऑनलाइन जब कोई आइटम आप परचेस करते हैं तो उसमें लिखा होता है। ठीक है, इसी टाइप से कस्टमर की हमारे पास एक टेबल हो सकती है, जिसमें कस्टमर का नेम, उसका एड्रेस, उसकी परचेज हिस्ट्री, ये सब कुछ स्टोर हो सकती है। ऐसे ही हमारे पास ऑर्डर्स जो है, उससे रिलेटेड भी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ऐसे बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं, जिसमें हम अपने टेबल्स के अंदर अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, द डेटाबेस एंश्योर दैट व्हेन यू सर्च फॉर अ प्रोडक्ट, इट क्विकली शोज ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। In short, a database organizes data systematically to make life easier whenever it's managing student record, ऑनलाइन शॉपिंग और इवन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। आप जो भी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डेटा डालते हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे डेटाबेस के अंदर जाकर के डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेटाबेस को लेकर के। जो हमारे पास डेटाबेस होता है, उसके बहुत सारे हमारे पास अलग-अलग टाइप्स होते हैं। जैसे एक हमारे पास टाइप होता है, इसको हम लोग कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। दोस्तों यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हम लोग पढ़ेंगे और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस जो है, उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मायस्क्यूएल जो हमको पढ़ना भी है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास पोस्टग्रेसक्यूएल हो सकता है, ओरेकल डेटाबेस हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। अब रिलेशनल डेटाबेस के अलावा आपके पास और भी अलग-अलग टाइप के आपके पास डेटाबेस हो सकते हैं। जैसे आप कभी नाम सुनेंगे नो एसक्यूएल डेटाबेस, या आप नाम सुनेंगे दोस्तों हायरार्किकल डेटाबेस है, नेटवर्क डेटाबेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। ये सब उसके सॉफ्टवेयर्स के नाम है। जैसे कि हायरार्किकल के लिए आप आईबीएम का आईएमएस यूज करते हैं, या फिर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए ऑब्जेक्ट डीबी या डीबी 4.0 आप यूज करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों क्लाउड आपके पास डेटाबेस हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है, सेंट्रलाइज्ड आपके पास डेटाबेस होता है, टाइम शेयर आपके पास टाइम सीरीज डेटाबेस होता है, इसी टाइप से ग्राफ डेटाबेस होता है। तो ये सब आपके पास जो है वो डेटाबेस के टाइप होते हैं। इनमें से हम लोग जो यूज करते हैं दोस्तों, उसका नाम अपने पास क्या होगा, रिलेशनल डेटाबेस, और यही हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेटा स्टोरेज। जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं अपनी फाइल में, वो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फाइल में हम अपना पूरा डेटा स्टोर करें, और ऐसा भी हो सकता है कि हम उस डेटा को अपने डेटा की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको अलग-अलग टेबल्स में स्टोर करें। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बनाई है एक फ्लैट फाइल। ठीक है, तो फ्लैट फाइल का मतलब क्या है, जिसमें स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, मार्क्स, ये सब कुछ एक ही जगह स्टोर हो गया।
और ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर एक टेबल बनाएं, जो यहाँ पर एक टेबल अपने पास बन रही है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है और दूसरी अपने पास है जिसमें मार्क्स की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ इसके साथ साथ अपन ट्रांसपोर्टेशन की एक इंफॉर्मेशन बना दे। तो बहुत सारी अलग अलग टेबल्स भी हो सकती है। अब देखिए, जैसे मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो आप ये अच्छे से बता पाएंगे कि जो भावेश है उसके मार्क्स कितने आए। तो दोस्तों, भावेश के लिए आप कहाँ आएंगे, स्टूडेंट आईडी पे। दूसरी टेबल में जब आप जाएंगे, स्टूडेंट आईडी को आप ढूंढेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा ये रहा 2 और आप देखेंगे उसका नंबर क्या है 95। तो आप उसके मार्क्स बता सकते हैं मुझे आसानी से कि भावेश के मार्क्स 95 है। इसमें आपने क्या करा, दो टेबल्स ली। हो सकता है दोस्तों, जब डेटा आपका बहुत बड़ा हो तो एक ही फाइल में डेटा को रखना आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। तो अगर आपके पास कम डेटा है तो हम लोग दोस्तों फ्लैट फाइल को यूज करते हैं, और डेटा अगर आपका ज्यादा है तो फिर हम लोग यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस को या रिलेशनल स्टोरेज को यूज करते हैं। तो डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेसेस प्राइमरली इन टू टाइप या टू वेज है आपके पास। फर्स्ट है जो कि फ्लैट फाइल स्टोरेज है और दूसरा अपने पास है जो कि रिलेशनल स्टोरेज है। अगर फ्लैट फाइल की बात करें तो अ सिंपल डेटाबेस स्टोर्ड इन अ प्लेन टेक्स्ट फाइल, ये तो आप इसको क्या कह सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट फाइल कह सकते हैं, जैसे कि नोटपैड टाइप की फाइल, या फिर आप उसको स्प्रेड टाइप की फाइल कह सकते हैं, जैसे कि एक्सेल की फाइल है, सीएसवी की फाइल है, वैसे। ठीक है, वेयर डेटा इज ऑर्गेनाइज इन रोज एंड कॉलम, जिसमें डेटा आपका रो और कॉलम में स्टोर होता है विदाउट रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स। आपस में आपके पास जो कॉलम्स हैं उनकी कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। ठीक है, इसके अगर फीचर्स देखें तो स्टोर डेटा इन अ सिंगल टेबल, डेटा आपका सिंगल टेबल में स्टोर होता है। इजी टू क्रिएट एंड यूज, बहुत आसानी से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन, बहुत छोटा अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। और लिमिटेड फंक्शनलिटीज होती है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी और रिलेशनशिप आप इसमें नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो सीएसवी फाइल है, एक्सेल की शीट्स है, ये सब आपके पास फ्लैट फाइल यहाँ पर डेटाबेस होता है। जबकि अगर हम बात करें रिलेशनल डेटाबेस को लेकर के, तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास दो जो अलग अलग टेबल्स हैं उनके कॉलम्स का लिंक आपस में होता है, और ऐसे ही आप मल्टीपल टेबल्स के बीच से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास रिलेशनल डेटाबेस क्या हो गया, अ डेटाबेस दैट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आगे वैसे मैं आपको बताऊंगा। रोज को हम रिकॉर्ड्स कहते हैं और कॉलम्स को हम लोग फील्ड्स कहते हैं। फील्ड्स के अलावा आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं और रोज को आप टपल भी कह सकते हैं। इसके फीचर्स देखेंगे तो टेबल्स आर कनेक्टेड वाया कीज। ये कीज के बारे में आपने नाम सुन रखा होगा, एक हम लोग कहते हैं प्राइमरी की, एक हम लोग कहते हैं फॉरेन की। जैसे इस टेबल में ये प्राइमरी की है और ये आपके पास जो है वो दूसरे टेबल के अकॉर्डिंग ये आपके पास बन जाएगी यहाँ पर फॉरेन की। ठीक है, ठीक है, इसी टाइप से अगर हम लोग देखें तो सपोर्ट कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, आप रिलेशनल डेटाबेस में कॉम्प्लेक्स क्वेरी को यूज कर सकते हैं, डेटा की रिलेशनशिप को भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, आप डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी को मैनेज कर सकते हैं, सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों अगर हम बात करें तो ये एक लार्ज स्केल की जो एप्लीकेशन होती है उसके लिए ये बहुत ज्यादा सुटेबल होती है। एग्जाम्पल देखेंगे तो माई एसक्यूएल है, पोस्टग्री एसक्यूएल है और अपने पास ओरेकल डेटाबेस होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो डेटाबेस के एडवांटेज क्या है, हम डेटाबेस को क्यों यूज करें, यहां से आपके पास एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं डेटाबेस के एडवांटेज क्या है। सबसे पहला तो ये दोस्तों कि हमारा जो डेटा है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका बहुत आसान होता है, बहुत इजी तरीके से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा हमारा टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, अलग अलग टेबल्स में होता है, तो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इजी होता है। तो कह सकते हैं स्टोर्ड डेटा इन अ स्ट्रक्चर एंड इजीली एक्सेसिबल फॉर्मेट, हम बहुत आसानी से डेटा को यहाँ पर एक्सेस भी कर सकते हैं। दूसरा है रिड्यूस रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी को कम करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट्स से, ठीक है, और 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला टीचर तो एक ही होगा। तो हो सकता है यहाँ पर आपके एक स्टूडेंट का नाम है और उसके टीचर का नाम, फिर दूसरा स्टूडेंट उसके टीचर का नाम, फिर तीसरा स्टूडेंट उसके टीचर का नाम, लेकिन ये सब कुछ एक ही है। तो कितना आसान हो जाए और कितना इजी हो जाए कि अगर हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिटेल डाल दें और साथ में हमारे पास एक अलग टेबल हो जो हम लोग मेंशन कर दें क्लास 11th में या क्लास 12th में या क्लास 10th में ये टीचर पढ़ा रहा है।
अगर बाय द वे दोस्तों इस टीचर को हमको रिप्लेस करना है तो हम यहाँ एक जगह चेंज करेंगे, जबकि अगर हम पहले बात कर रहे थे तो हमको हर जगह जा जाकर उसको चेंज करना पड़ता। तो ये जो आपके पास में डेटा की जो डुप्लीकेसी है वो ये बहुत हद तक कम करता है, रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या करता है, ये लिमिट या कह सकते हैं कि एलिमिनेट करता है डुप्लीकेटेड डेटा को। ठीक है, और हमारा जो डेटा है वो तो ऑब्वियस है, सेंट्रली हमारा डेटा स्टोर होता है, लाइक फेसबुक, गूगल, आप जो भी यूज कर रहे हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों डेटा कंसिस्टेंसी को लेकर के। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, मेंटेन यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डेटा। जैसे अगर हमारा डेटा, ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक फाइल है, उस फाइल की कॉपी अगर मैं आपको देता हूँ, मान लो मैं अपने स्कूल की ही एग्जांपल्स ले लेता हूँ, तो मेरे पास दोस्तों क्लास 12 का कुछ डेटा पड़ा है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है, वही लिस्ट मैं किसी और को दे देता हूँ, एक और टीचर को, वही लिस्ट में किसी एक और टीचर को दे देता हूँ। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एक स्टूडेंट का नंबर या नाम या कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन मैंने गलत लिख दी, तो मैं यहाँ पर चेंज करूंगा, उसका इफेक्ट इस पे भी नहीं पड़ेगा और उसका इफेक्ट इस पे भी नहीं पड़ेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग एक जगह चेंज करें, सभी जगह चेंजेस हो जाए। तो जो सेंट्रलाइज्ड हमारी फाइल है उसमें जाकर के अगर मैं चेंजेस करूँ तो वो सभी जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। वो तभी हो पाएगा जब हमारा डेटा डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं डेटाबेस का एक एडवांटेज है आपके पास, वो क्या है, डेटा कंसिस्टेंसी। एक जगह बदलेंगे सभी जगह चेंज हो जाएगा। उसके बाद है डेटा की सिक्योरिटी। तो आप यहाँ पर दोस्तों अपनी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको एन्क्रिप्ट कर सकते हो और उसको एक्सेस कंट्रोल आप प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे मेरे पास जो फाइल है वो फाइल कौन एक्सेस कर सकता है, वो मैं यहाँ पर परमिशंस दे सकता हूँ। उसके बाद है आपके पास यहाँ पर कि जो डेटा का रिट्रीवल है वो आपके पास एफिशिएंट होता है। ठीक है, आप यहाँ पर जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पर आप अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हैं मल्टीपल टेबल्स के साथ। साथ साथ में डेटा शेयरिंग भी आपके पास ऑप्शन है। आपने अपना डेटा सर्वर पे रखा हुआ है तो उस डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है, और एक से ज्यादा लोग यानी कि मल्टीपल लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेरे फेसबुक का जो कह सकता हूँ, मेरे फेसबुक की प्रोफाइल हो गई, वो मेरी जो इमेजेस है, मेरे जो पोस्ट है, वो एक टाइम पर एक से ज्यादा लोग भी यूज कर सकते हैं। और मैं अपना ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक फाइल बना दूं, ठीक है, डेटाबेस की, और वो मैंने सर्वर पे डाल रखी है। अब दोस्तों उसको कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपकी स्कूल में फीस जमा होती है तो वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो है वो माई एसक्यूएल में जाकर के ही बन रही है। एक साथ एक से ज्यादा लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को, उसका बैकड्रॉप में या बैकग्राउंड में जो माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसको। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डेटा शेयरिंग के बाद, क्या आप इजीली अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं, डेटा की रिकवरी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी की बात करें तो जो आपके पास डेटाबेस होता है उसमें आप बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर करा सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, एंड ग्रोज विद ऑर्गेनाइजेशनल नीड। जैसे जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होगी आप उसके अंदर डेटा क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। डेटा की इंटीग्रिटी होती है दोस्तों, एक्यूरेसी आपके पास होती है, तो आप यहाँ पे डेटा की जो करेक्टनेस है वो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट एफिशिएंसी आपके पास होती है कि आप यहाँ पर जो डेटा का मैनेजमेंट है वो बहुत ऑटोमेटिक होता है। इसके लिए हमको किसी एक पर्सन को बैठा करके डेटा को अपडेट करवाने की जरूरत नहीं होती है। तो कॉस्ट एफिशिएंसी भी यहाँ पर एक बहुत मैटर करता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये सब आपके पास क्या है, एडवांटेज है डेटाबेस की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पास है, रिलेशनल डेटा मॉडल। एक टाइप का मॉडल है दोस्तों जो यहाँ पर ये बताता है कि कैसे हम अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें कॉलम्स, कैसे उसमें रोज। तो वो सारे जो आपके पास पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों आपके पास में डेटा मॉडल क्या है? अ डेटा मॉडल इज अ वे to organize and describe the structure of a database and the rules it should follow। ठीक है, तो आपके पास में डेटा का एक मॉडल होता है, कैसे हम डेटा को यहाँ स्टोर करेंगे, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको डिस्क्राइब करता है, उसके स्ट्रक्चर को, कैसे हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो सब कुछ। तो हम लोग कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर मॉडल इन द, आप कह सकते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन अ टेबल, जिसमें आपका डेटा टेबल में होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक मेरे जो इमेज लगाई है, एक अलग टेबल, एक अलग टेबल, ये सभी टेबल आपस में एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट होंगी, और ऐसे मल्टीपल टेबल्स में से आप अपना डेटा यहाँ पर फैच कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इज जस्ट अ टेबल, यानी कि हम लोग डेटाबेस में जो हमारी टेबल होती है उस टेबल को हम लोग रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो रिलेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आपकी एक टेबल है। ठीक है, a relation is just a table that holds related data
ईच रो इन द टेबल शोज अ कनेक्शन बिटवीन वैल्यूज। तो इस टेबल के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होगी, ठीक है, और इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, इसलिए हम इस टेबल को ही रिलेशन के नाम से जानते हैं। A table is also called a relation because it represents relationship among the data। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता रहा था। फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले रिलेशंस आखिर क्या है? तो रिलेशन का मतलब क्या है? अ टेबल विद रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज जो है वो मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए हमारे पास में, ताकि आप डेटा को इजीली एक्सेस कर सके, रिट्रीव कर सके। एंड द ऑर्डर ऑफ रोज और कॉलम्स डज नॉट मैटर। तो आप यहाँ पर कितना भी डेटा स्टोर करें, बट आपका जो रो है वो आपकी यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मतलब जैसे लाइक रोल नंबर आपके अलग अलग ही होंगे, या आपके पास स्टूडेंट की जो आईडी है, स्कॉलर नंबर है, वो सब आपके यूनिक होते हैं। तो आप उसके बेसिस पर इजीली अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है? द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट कैन गो इनटू अ स्पेसिफिक कॉलम। ठीक है, तो आपका जो डेटा है जो आप यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप का आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो आपका डोमेन कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं टपल। टपल का मतलब होता है दोस्तों एक रो, यानी कि यहाँ पर ये एक रो है जिसमें 101 लिखा है, यहाँ पर 102 पे कुछ नाम कुछ मार्क्स लिखे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 101 102 कुल मिला के दो हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड है, दो हमारे पास टपल है, दो हमारे पास रो है। याद रखिएगा दोस्तों, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं। यहां पर आपके पास एक टेबल बना करके दी गई थी, सपोज इस तरीके से। यहां पर लिखा है रोल नंबर, ठीक है, और सपोज यहां पर लिखा है नेम। अब इसमें कॉलम्स कितने हैं दोस्तों? दो हैं, ठीक है, और मैं अगर रो की बात करता हूं तो आप मुझे ये बताना इसके अंदर रोज कितनी है। मैंने लिखा है 101 102 103, ठीक है, नेम है सपोज एक्स वाई और जेड। तो दोस्तों रिकॉर्ड्स कितने हैं हमारे पास? तीन है। रो कितनी है? तीन है। गलती से भी दोस्तों इसको, यानी कि जो आपकी हेडिंग होती है कॉलम की, इसको रो में काउंट नहीं कीजिएगा। ये एक सेपरेट आपके पास है, हेडिंग है, ठीक है। तो आपके पास टपल, टपल क्या होती है? आपके पास अ रो इन अ टेबल। देखिए, आप एक रो कह सकते हैं, रो को आप और क्या कह सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर रिकॉर्ड कह सकते हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड को आप यहाँ पर टपल भी कह सकते हैं। तो ऊपर यहाँ अपन देखा है दोस्तों रो, ठीक है, रो है आपके पास। इस रो को हम लोग और क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड, और हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर? टपल, ठीक है। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है दोस्तों कॉलम्स। आप कॉलम्स कह सकते हैं इसको, आप इसको एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, और आप इसको चाहे तो साथ साथ में फील्ड्स भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों मेरे पास दो कॉलम है, या दो एट्रीब्यूट है, या फिर दोस्तों दो फील्ड्स है, एक ही बात है। उसके बाद आती है अपने पास डिग्री। डिग्री का मतलब होता है द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि कितने एट्रीब्यूट है। दोस्तों डिग्री, यानी कि मैं बात करूं इस टेबल की डिग्री कितनी है, तो दोस्तों 2 डिग्री है। डिग्री कितनी है? 2 है। इट मींस यहाँ पर कितने कॉलम है? नंबर ऑफ कॉलम्स वो है आपके पास 2। तो ध्यान रखना, मैं इस टाइप का क्वेश्चन बोल रहा हूँ। इसमें आया था पिछली बार जो एक एग्जाम में क्वेश्चन था, वो थे आपके पास कार्डिनलिटी कितनी आपके पास है इस टेबल में। तो दोस्तों आंसर क्या आना चाहिए आपके पास? 3। 3 आपके पास रोज है, द नंबर ऑफ रोज या टपल, ठीक है। उसके बाद आता है व्यू। व्यू का मतलब होता है जब आप सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं, ठीक है। सेलेक्ट क्वेरी लगाने के बाद एक्चुअल डेटा तो आपके टेबल में पड़ा है, उसमें से आप कोई कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि वो स्टूडेंट जिनकी एज इतनी है, या फिर उनका नाम ये है, उसका रोल नंबर ये है, इससे बड़ा इससे छोटा कुछ भी। तो उस टाइम क्या होता है, हमारे पास सेलेक्ट क्वेरी हमको एक डेटा लाके दिखाता है। वो जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो एक्चुअल में कहीं स्टोर नहीं होता, वो सिर्फ एक आउटपुट होता है। वो जो आउटपुट आया है, वो जो व्यू आया है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? व्यू। अ वर्चुअल टेबल दैट डज नॉट स्टोर डेटा इटसेल्फ बट शोज डेटा फ्रॉम अदर टेबल्स। तो इसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा। किसी टेबल से आप डेटा लेंगे, कोई भी सेलेक्ट क्वेरी लगाएंगे दोस्तों, उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? व्यू बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं दोस्तों कुछ कीज। जैसे एक वर्ड आएगा आपके पास प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब क्या हो गया? मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल के अंदर मैंने एक कॉलम बना रखा है, जैसे कि सपोज रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर अपने पास क्या होगा? 1 या फिर 2 होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है एक और स्टूडेंट है उसका भी रोल नंबर क्या है अपने पास? 2 नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? अदरवाइज अगर ऐसा हो जाता सपोज, तो क्या होता, हम यहाँ पर एक यूनिक डेटा को फैच नहीं कर पाते, यूनिक डेटा नहीं निकाल पाते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अपनी टेबल के अंदर एक प्राइमरी की बनानी पड़ती है। वो आपके पास कॉलम होता है जिसकी वैल्यू हमेशा आपके पास यूनिक रहेगी, ठीक है। तो कह सकते हैं कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन अ टेबल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ रोल नंबर है, उसके बाद अपने पास है नेम। तो हो सकता है दोस्तों एक ही नाम के अपने पास दो स्टूडेंट हो सकते हैं किसी क्लास के अंदर, ठीक है। फोन नंबर हो सकता है कॉपी हो जाए, मतलब हो सकता है दो अपने पास एक क्लास के अंदर भाई बहन हो, दो भाई हो, ठीक है, ट्विंस हो, उनके जो फोन नंबर है वो पापा के दिए हुए, तो वो भी आपके पास डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है। नेम डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन रोल नंबर आपके पास डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अब हम बात करें कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब है ऑल पॉसिबल कॉलम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट कैन एक्ट एज अ प्राइमरी। तो हो सकता है दोस्तों रोल नंबर के बाद यहाँ पर हमने एक ईमेल आईडी ले रखी है, ईमेल आईडी हमने मान के रखा है ये भी यूनिक ही है। तो हमारा रोल नंबर भी यूनिक है और हमारी ईमेल आईडी भी यूनिक है, या फिर हमारा जो आधार नंबर है, आधार कार्ड नंबर, ये भी हमारा यूनिक ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको भी प्राइमरी बना सकते हैं, इसको भी प्राइमरी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे तो किसी एक को, ठीक है। तो ये भी कैंडिडेट है प्राइमरी बनने का, ये भी कैंडिडेट है प्राइमरी बनने का, और ये भी कैंडिडेट है प्राइमरी की बनने का, लेकिन बनेगी कोई कोई एक ही। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अल्टरनेट की। अल्टरनेट की का मतलब क्या है? अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट यूज्ड एज अ प्राइमरी की। तो देखिए पहले मैंने कहा था ये प्राइमरी की है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था ये भी प्राइमरी हो सकती है अगर आप चाहें तो, इसमें भी वो कैपेबिलिटी है, इसमें भी है। तो ये तीनों आपके पास क्या होगी? कैंडिडेट की। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इसको प्राइमरी बना दी तो ये दो जो बच गई इनको अपन क्या बोले? तो दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर अल्टरनेट की, ठीक है। और लास्ट अपने पास आएगा फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब क्या है? जब आपके पास दो टेबल्स होंगी, ठीक है, मान लेता हूं दो टेबल्स हैं, इसमें से हमारे पास आधार कार्ड नंबर ये है और ये हमारे पास यहाँ पर आपके पास कोई आधार नंबर लिखा है, ठीक है, आधार नंबर और दूसरी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास इस टेबल के अकॉर्डिंग ये तो क्या बन गई? प्राइमरी की। और उस टेबल के अकॉर्डिंग यानी कि जब मैं इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ करूंगा तो दोस्तों ये आधार कार्ड क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर? फॉरेन की। ताकि मैं दूसरी टेबल से जाकर के इंफॉर्मेशन लेकर के आ सकता हूँ। जैसे मेरे पास आधार नंबर है, आधार के बेस पे यहाँ आऊँगा, उस आधार का नाम, ईमेल या और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से रिट्रीव कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये आपके पास है दोस्तों रिलेशनल डेटा मॉडल। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो रिलेशनल डेटा मॉडल होता है दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी होती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है उसको हम लोग शॉर्ट में आरआई कहते हैं। बेसिकली आपके पास रूल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि दो टेबल के बीच में जो रेफरेंस बनेगा, जो कनेक्टिविटी होगी, ठीक है, जो रिलेशनशिप होगी वो कैसे बनेगी, और साथ साथ में अगर हम एक में चेंजेस करें तो उसका इफेक्ट दूसरे में भी हो सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मेरा जो आधार कार्ड नंबर है, ठीक है, अगर मेरे से पहले वाले आधार कार्ड नंबर का जो व्यक्ति है, अगर वो सपोज उससे पहले कोई भी अगर दुनिया में नहीं है आज, तो दोस्तों मेरा आधार कार्ड नंबर अपडेट हो जाना चाहिए। वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है उनका भी आधार कार्ड नंबर जो बना हुआ है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर बाय द वे वो मेरा अपडेट कर दे कि भाई पहले वाले लोग है ही नहीं, तो दोस्तों मेरा जो आधार कार्ड नंबर है वो ना जाने कितनी ही जगह मेरा आपस में लिंक्ड है। तो वो जो लिंकिंग होगी वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाएगी। हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसका आधार नंबर अगर मुझे अब मिल रहा है, उसके दूसरे डॉक्यूमेंट में मेरी लिंकिंग हो जाएगी। मेरी लिंकिंग जो हो रही है दूसरी टेबल्स में, वहाँ आधार नंबर की जगह किसी और का हो जाएगा। तो बिल्कुल ही मना है कि आप चेंजेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यही कुछ देख रहे हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आखिर होती क्या है। तो दोस्तों रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंश्योर दैट डेटा इन रिलेटेड टेबल इज एक्यूरेट। एक तो ये बताता है कि हमारा डेटा क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। डेटा में कहीं कोई चेंजेस वगैरह जो है वो कंसिस्टेंसी एक तो हो और दूसरा एक्यूरेसी हो, ठीक है। इट प्रिवेंट्स मिस्टेक्स, ये आपको जो है वो रोकता है ताकि कोई मिस्टेक्स नहीं हो जाए, जैसे डिलीट करना, चेंजेस करना डेटा में, ठीक है, इनकरेक्टली आप यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सके। व्हेन, इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हेन कैन यू अप्लाई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। कब इसको यूज करेंगे? प्राइमरी टेबल के अंदर। तो हम कह सकते हैं द प्राइमरी टेबल हैज अ यूनिक कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास एक टेबल है, सपोज यहाँ पर इसका एक यूनिक कॉलम है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा दोस्तों? प्राइमरी की। फिर द कॉलम इन बोथ टेबल हैव द सेम डेटा टाइप।
यहाँ पर भी हमारे पास एक वही कॉलम हो सकता है जैसे अभी हम लोग कहते हैं आधार कार्ड वाला, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास फॉरेन की, इसकी कॉलम की लिंकिंग किससे हो जाएगी दोस्तों, इस वाले के साथ। सपोज इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बोथ टेबल आर पार्ट ऑफ द सेम डेटाबेस, और ये दोनों टेबल्स हमारे एक ही डेटाबेस के अंदर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है वो चेंजेस नहीं कर सके, अगर करें तो दोस्तों कुछ गड़बड़ हो सकती, तो आपको पहले ही प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स है, क्या रूल्स है, यू कैन नॉट ऐड अ वैल्यू इन द फॉरेन की कॉलम इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी टेबल, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं हाउएवर यू कैन लिव इट एम्प्टी, आप एम्प्टी छोड़ सकते हो लेकिन आप यहाँ पर जो है वो ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद यू कैन नॉट डिलीट अ रो इन अ प्राइमरी टेबल, ठीक है। प्राइमरी टेबल में आप रिकॉर्ड भी डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप डिलीट करेंगे तो दूसरे वाली टेबल्स पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। इफ रिलेटेड डेटा एग्जिस्ट इन अनदर टेबल, और यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की, ठीक है। आप प्राइमरी की वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसका भी असर पड़ जाएगा दूसरी टेबल के ऊपर। तो हाँ, यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, कब, अगर आपके पास में कोई एक और टेबल भी बनी हुई है, ठीक है। यानी कि प्राइमरी की भी है और फॉरेन की भी है, दो टेबल्स के बीच में। तो डेटा अगर आएगा तो दोस्तों दोनों टेबल में एक साथ आएगा, डिलीट भी अगर होगा तो दोनों में एक साथ ही आपको डिलीट करना पड़ेगा, और चेंज भी अगर करे तो दोनों में एक साथ आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने MySQL के कॉन्सेप्ट्स, और अब हम लोग यहाँ बात करेंगे अपने उस सॉफ्टवेयर के बारे में जो हम लोग यूज करेंगे अपने डेटाबेस के लिए। तो दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है MySQL। MySQL जो होता है दोस्तों ये बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल होता है, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमारे पास वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ www.mysql.org, या फिर दोस्तों आप इसको गूगल पे भी अगर लिख देंगे डाउनलोड MySQL तो आपको ये पाथ बता देगा। यहाँ दोस्तों क्लिक करके आप सिंपल सा इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आएंगे वैसे वैसे आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये साथ साथ में दोस्तों आपके पास एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि आपको इसका सोर्स कोड भी मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे कि जो हमारे पास MySQL है, इन MySQL डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर इन टेबल, यानी कि हमारे पास जो MySQL होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले बना देंगे अपना एक डेटाबेस, और इस डेटाबेस के अंदर दोस्तों हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी अलग अलग टेबल्स, ठीक है। और इस टेबल्स को क्रिएट कर लेने के बाद, यानी कि जो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है, इसको क्रिएट कर लेने के बाद हम लोग इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। हम लोग डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इजीली हम लोग अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ-साथ में दोस्तों MySQL जो है वो बहुत फास्ट तरीके से डेटा को प्रोसेस करता है, रिलायबल भी है, स्केलेबल भी है, और सबसे बड़ी बात है कि यही ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर MySQL को यूज़ करें। अब देखिए MySQL आपके पास फ्री है, दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए आपको पे भी करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर और आपको इतने अच्छे फीचर्स देता है, इसलिए ऑलमोस्ट सभी डेटाबेसेस में हम लोग MySQL को ही यूज़ करते हैं। MySQL जो आपको मिलता है दोस्तों ये दो तरीके से काम करता है। द MySQL डेटाबेस सिस्टम वर्क्स बाय कंबाइनिंग टू मेन पार्ट्स। एक आपके पास होता है दोस्तों MySQL सर्वर, और एक आपके पास होता है क्लाइंट। अगर मैं बात करता हूँ कि एक ऐसा कंप्यूटर जिस पे हम सभी लोग अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ फेसबुक को लेकर के, तो दोस्तों हम लोग सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। अब सर्वर जो है वो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस कर चुके हैं, अपने नेटवर्किंग का पार्ट था। तो एक कंप्यूटर जहाँ पर हम लोग अपने कमांड लिख रहे हैं, और वो जो हमारा कमांड था वो दोस्तों यहाँ आकर के वो यहाँ से हमारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता है, हमारे कमांड को एग्जीक्यूट करता है, और ये सर्वर जो है वो वापस भेजता है दोस्तों हमको यहाँ पर उसका एक रेस्पॉन्स। तो ये रेस्पॉन्स यहाँ पर फिर हमको यहाँ डिस्प्ले होता है, ठीक है। इसी टाइप से हम बात करेंगे कि जो MySQL यूजेस स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज कॉल्ड SQL। MySQL जो है वो खुद यूज करता है दोस्तों बैकड्रॉप के अंदर SQL। SQL की फुल फॉर्म है अपने पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, याद रखिएगा SQL की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग टू एक्सेस एंड वर्क विद डेटा इन अ MySQL डेटाबेस वी यूज SQL, ठीक है। हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए MySQL में SQL को यूज करते हैं, SQL के कमांड्स को यूज करते हैं। ऑलमोस्ट जो भी हमारे पास में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सारे सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड के अंदर SQL को यूज करते हैं। SQL क्या है, तो SQL आपके पास में एक लैंग्वेज है दैट हेल्प्स यू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेसेस। इट ऑर्गेनाइजेज रिलेटेड डेटा इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। तो सेम जैसे SQL में काम होता है, SQL के कमांड्स को यूज करके हम लोग यहाँ MySQL को यूज करते हैं, ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे जो एसक्यूएल आपके पास होता है, इसके हमारे पास कमांड्स होते हैं। बेसिकली दोस्तों हमारे पास एसक्यूएल के जो कमांड्स हैं वो आपके पास होते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये दो ही हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, हम लोग ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास कुछ और नाम भी है, जैसे कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, अपने पास कंट्रोल कमांड्स है और यहाँ पर सिस्टम कंट्रोल कमांड्स भी होता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास अलग-अलग टाइप है अपने पास, जिसमें हम लोग अपने डेटा को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ देख सकते हैं, एक तो ये हमारे पास दोस्तों फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे डीडीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल की फुल फॉर्म क्या होगी? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। बेसिकली ये दो तो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में आएगा। अब ये डीडीएल क्या काम करता है दोस्तों? तो डीडीएल के थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस को या अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, डीडीएल जो है वो काम किस पे करता है? हमारे डेटाबेस पर भी और साथ में हमारे टेबल पर भी। अगर डेटाबेस को क्रिएट करना है, टेबल को क्रिएट करना है, तो हम लोग क्रिएट कमांड यूज करते हैं। इसी टाइप से अगर हम अपनी टेबल के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन चाहते हैं, ठीक है, एक नया कॉलम ऐड करना, एक नया कॉलम अगर हम लोगों ने बनाया तो उसकी सेटिंग्स को चेंज करना या उसको आपको डिलीट करना, कुछ भी अगर आपको काम करना है तो ऑल्टर। ड्रॉप से आप डेटाबेस या टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ट्रंकेट से आप अपने टेबल को पूरा खाली कर सकते हैं। रीनेम से आप अपनी टेबल का नाम या डेटाबेस का नाम बदल सकते हैं। तो बेसिकली आपकी डेटाबेस या टेबल पे काम करता है। जबकि डीएमएल जो है वो काम करता है रिकॉर्ड्स पे। रिकॉर्ड्स किसके होंगे दोस्तों? टेबल्स के। जो टेबल के रिकॉर्ड है उसको दोस्तों आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसके अंदर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, पहले से इंसर्टेड रिकॉर्ड को आप चेंज यानी मॉडिफाई या अपडेट करना चाहते हैं या किसी को डिलीट करना चाहते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपके पास में डीसीएल भी होता है, जिसमें हम लोग ग्रांट या रिवोक यूज करते हैं। टीसीएल है जिसके अंदर हम लोग कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट को यूज करते हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो कैसे हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटाबेस को। दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। तो आपको क्या करना है, माई एसक्यूएल को ओपन करना है। ठीक है, आप माई एसक्यूएल को ओपन करने के लिए आप कमांड लाइन इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग जो है वो जीयूआई टूल यानी कि आपके पास में जो वर्क बेंच है वो भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है माई एसक्यूएल। मैं जैसे ही माई एसक्यूएल पे जाऊंगा आप देखेंगे यहाँ पे वर्क बेंच भी है और यहाँ कमांड लाइन भी है। ठीक है, तो मैं इस कमांड लाइन वाले पे क्लिक करूंगा, इस तरीके से मेरे सामने एक प्रॉम्प्ट आएगी। सेकंड आपको ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन टू माई एसक्यूएल सर्वर। तो आप यहाँ पर लॉगिन के लिए इसका पासवर्ड अगर सेट कर रखा है तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं। मैंने पासवर्ड लगा रखा है, पासवर्ड जैसे ही डाला इसमें तो ये कनेक्ट हो गया और उसके बाद ये एक्टिव हो गया। अब हम इसके अंदर कुछ काम कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है दोस्तों व्यू अवेलेबल डेटाबेस। अगर आप देखना चाहते हैं हमने अभी तक कौन कौन से डेटाबेस पे काम कर लिया है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं शो डेटाबेसेस नाम का एक कमांड। इसको करने पर हमारे कंप्यूटर में, हमारे माई एसक्यूएल में दोस्तों जितने भी डेटाबेस हैं वो सारे के सारे ये शो कर देगा। टेबल अगर आपको देखनी है तो शो टेबल्स लगाएंगे जैसे नीचे आप देख रहे हैं, और डेटाबेसेस देखने हैं तो शो डेटाबेसेस। याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि जो हम लोग लिखते हैं शो और उसके बाद डेटाबेस नहीं लिखना है, क्या लिखना है? डेटाबेसेस। और सभी के सभी कमांड्स के लास्ट में हमको यहाँ लगाना पड़ेगा सेमीकोलन। तो दोस्तों मैं आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप इसकी साइज बड़ी करना चाहें तो बड़ी भी कर सकते हैं। मैं इसको एक बार थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आराम से आपको दिख जाए। यहाँ जाकर के दोस्तों मुझे देखना है कि मेरे डेटाबेसेस कौन कौन से बने हुए अभी तक। तो क्या लिखना पड़ेगा? शो डेटाबेसेस। ये ध्यान रखेंगे, शो डेटाबेसेस लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर करेंगे। दोस्तों ये इतने सारे डेटाबेस जो है वो अभी तक मैं बना चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ जिसका सपोज मैं नाम रख देता हूँ, यहाँ पर सपोज सैंपल रख देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? क्रिएट। क्या लिखूंगा? क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जैसे कि सैंपल। ठीक है, आप यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर करेंगे, देखेंगे आपका एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे थे कि हमको ये देखना था शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस क्या करेगा? जितने भी डेटाबेसेस हैं वो सब दिखाएगा। अगर हम वापस देखना चाहें तो दोस्तों एरो की को यूज करके आप पुराने कमांड को लगा सकते हैं, वापस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं जैसे ही शो डेटाबेसेस करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर इस बार अपने पास में सैंपल नाम का डेटाबेस आ चुका है। अब दोस्तों मुझे काम करना है, जो भी काम करना है। यहाँ इतने सारे डेटाबेसेस हैं, किस डेटाबेस में मुझे काम करना है? तो वो डेटाबेस मुझे एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए मुझे उसको यूज में लेना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर यूज और उस डेटाबेस का नाम जैसे कि सैंपल।
आप देखेंगे लिखा है यहाँ पर डेटाबेस चेंज, मतलब अब मैं उस डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, क्या लिखा है हमने, यूज सैंपल, जो भी हमारे डेटाबेस का नाम है वो हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही है दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट डेटाबेस, इसके लिए क्या करेंगे, यूज डेटाबेस नेम कमांड टू एक्सेस अ स्पेसिफिक डेटाबेस। तो मैंने यहाँ पर सैंपल को यूज किया है। उसके बाद व्यू टेबल्स इन अ डेटाबेस, अगर आप उसके अंदर कोई टेबल्स देखना चाहते हो, जैसे अभी तो हमारे पास है ही नहीं, अगर हम उसमें देखना चाहें तो जैसे हम लोग सारे डेटाबेसेस के लिए क्या लिख रहे थे, शो डेटाबेसेस, ऐसे ही अगर हम टेबल्स देखना चाहेंगे तो हम क्या लिख देंगे, शो टेबल्स। तो मैं इसमें जाकर के क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखता हूँ शो टेबल्स। अगर आप देखेंगे दोस्तों सेमीकोलन लगा के, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि एक भी अभी हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट ही नहीं करी है। ठीक है, तो अभी ये एम्प्टी है, लेकिन जब मैं इसमें टेबल बनाऊंगा उसके बाद जब चेक करूंगा तो फिर उस टेबल का नाम भी मुझे यहाँ डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा एक्सेस कैसे करना है आपको अपने डेटाबेस को। पहले तो लॉगिन कर लीजिए, मतलब पासवर्ड अगर है तो आप लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद में शो डेटाबेसेस करके देख सकते हैं। और उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज कमांड लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या-क्या काम करेंगे, तो हो सकता है आपने कोई टेबल बना रखी है, तो वहाँ से आपको कोई डेटा देखना है, जैसे अभी आगे हम देखेंगे, अभी तो बिल्कुल एम्प्टी है, तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम उसमें सेलेक्ट कमांड लगा करके अपनी टेबल से डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर हमने टेबल बनाई है तो उसके अंदर हम डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट के लिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम है, कॉलम्स लगा के वैल्यूज़ बता सकते हैं, जो आगे मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली एक-एक करके बताने वाला हूँ। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो दोस्तों अपडेट कमांड आपको लगाना पड़ेगा, अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम है, सेट करके कॉलम के नेम, न्यू वैल्यू जो भी आप डाल रहे हैं और कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे, जो मैं आपको आगे बताता हूँ, और डिलीट भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एग्जिट करने के लिए आप एग्जिट कमांड यूज कर सकते हैं सीधा सीधा, जिससे माइस्क्ल आपका बंद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कैसे हम टेबल बनाएं, क्योंकि अभी तक तो हमने टेबल बनाई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक कमांड लिखा हुआ है, क्या है कि अगर हम बात करें टेबल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट, उसके बाद टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम। जैसे यहाँ हम लोग बना रहे हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बताते हैं अपने कॉलम्स के नाम, जितने भी कॉलम, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, साथ साथ में उसका डेटा का टाइप जो भी हमारे पास है, और उसके बाद हमारे पास आएंगे कंस्ट्रेंट्स, जो भी कंस्ट्रेंट्स आप लगाना चाहते हैं। तो डेटा के टाइप्स क्या हैं, आपने सुना होगा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये आपने पाइथन में भी पढ़ रखा है, आगे मैं आपको अभी और बताने वाला हूँ। ठीक है, और कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ देखेंगे प्राइमरी की हो गया, या फिर हम लोग देख सकते हैं नॉट नल है, या फिर यहाँ पर यूनिक है, या फिर यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट, ऐसे बहुत सारे आपके पास कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, जो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो टेबल आखिर है क्या? अ टेबल इन अ MySQL इज अ स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। इसकी वजह से हम लोग रोज और कॉलम में डेटा इंसर्ट कर सकेंगे, सिमिलर टू स्प्रेडशीट। ठीक है, टू क्रिएट अ टेबल इन MySQL यूज कौन सा कमांड लगाना है दोस्तों, यहाँ पर क्रिएट टेबल, जैसे डेटाबेस के लिए क्या लिख रहे थे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ठीक है, ऐसे टेबल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल और उसके बाद टेबल का नाम, जैसे स्टूडेंट से। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं वापस चलता हूँ दोस्तों MySQL के पास, और यहाँ जाके क्या लिख दूंगा, क्रिएट टेबल। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, नाम ही रख देता हूँ। ठीक है, STUDENT, स्टूडेंट रख दिया। इसके बाद दोस्तों आप लगा दीजिए यहाँ पर एक ब्रैकेट, इससे आपको ये पता चल रहा है स्टूडेंट के अंदर हम लोग लिख रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अपने कॉलम्स के नाम बता सकते हैं। देखिए आपको शायद याद होगा कि जब हम लोग एंटर करते तो यहाँ ये एरो बना आ रहा है, अभी तक आपका कमांड कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, जब तक आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे ये चलता जाएगा। तो मैं यहाँ पर जाके लिखने वाला हूँ दोस्तों SID। SID मतलब सपोज स्टूडेंट की आईडी है, रोल नंबर है, या स्कॉलर नंबर है, आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद आप उसका टाइप बता सकते हैं, जैसे नंबर है तो INT लिख दीजिए आप। ठीक है, कॉमा करके दूसरा, जैसे SID के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नेम। अब नेम है तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहाँ पर varchar 20। varchar का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। इट मींस अगर आपने 20 साइज बोली और 5 यूज आ रही है, तो दोस्तों 15 बाइट आपकी जो वेस्ट हो रही है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखते हैं varchar। इसके बाद मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ, जैसे कि आप मार्क्स लेना चाह रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मार्क्स। ठीक है, मार्क्स का टाइप क्या हो जाएगा आपके पास में, तो मैं लिख देता हूँ सपोज की फ्लोट। ठीक है, आप जानते होंगे फ्लोट क्या होता है। ठीक है, फ्लोट मतलब जिसके अंदर हम लोग पॉइंट की वैल्यू लिखते हैं, जैसे 87.50। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं एड्रेस। ठीक है, या सिटी लिख देता हूं मैं लिख देता हूं सिटी। सिटी किस टाइप की होगी, वेरकेर। सपोज सिटी जो है वो 30 करेक्टर तक के हो सकते हैं।
आप इसके बाद में दोस्तों सीधे-सीधे एंटर करके और इसको ब्रैकेट को क्लोज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें प्राइमरी की बना रहा हूँ। प्राइमरी की क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों प्राइमरी की का मतलब होता है कि जो मेरे पास एसआईडी है इसकी वैल्यूज़, ठीक है? जो मेरे पास प्राइमरी की में एसआईडी लिख रहा हूँ, तो ये जो एसआईडी की वैल्यू है ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जैसे मान लो एक स्टूडेंट का रोल नंबर है 105, तो दूसरे वाले स्टूडेंट का रोल नंबर 105 नहीं हो सकता है, ठीक है? तो आप लिखेंगे प्राइमरी की और एसआईडी। इसके बाद दोस्तों ये वाला ब्रैकेट जो आपने यहाँ लगाया था ये आपका खत्म। सबसे लास्ट में सेमीकोलन लगा के आप एंटर कर देंगे। अगर सब कुछ सही होगा तो लिखा आएगा क्वेरी ओके, ठीक है? आपकी यहाँ टेबल बन चुकी है। अब टेबल बनी है या नहीं देखने के लिए क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर शो टेबल्स, याद है आपको मैंने अभी कहा था, ठीक है? शो टेबल्स। इस डेटाबेस में जिसमें अभी हमने जिसको यूज करा हुआ है, जो एक्टिवेट है अपने पास, कौन सा सैंपल, इसमें कितनी टेबल्स है? तो दोस्तों इसमें एक ही है, क्या नाम है उसका? स्टूडेंट, ठीक है? और स्टूडेंट जो टेबल है उसके उसको अगर हम लोग डिस्क्राइब करना चाहें, मतलब उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, उसके अंदर अपने पास में कौन-कौन सा टाइप है, जैसे अपने यहाँ मेंशन किया, हो सकता है अभी आपको याद हो, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद आप भूल जाएँगे कौन-कौन से कॉलम्स हैं, उसके साथ-साथ में उसके डेटा के टाइप क्या है, कौन-कौन से कंस्ट्रेंट्स हमने डाल रखे हैं। तो दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं DESC या फिर पूरा डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं और आपके टेबल का नाम, जैसे हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है? मैं जैसे ही एंटर करूंगा आप देखेंगे हमने इसमें 4 कॉलम बनाए थे, एसआईडी, नेम, मार्क्स और सिटी। यहाँ पर इसके डेटा के टाइप ये थे और एसआईडी को हमने बना रखा है यहाँ पर प्राइमरी। इसी टाइप से अगर आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहें तो डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। कोई ऐसी वैल्यू जैसे सिटी, मान लेता हूँ सिटी यहाँ पर मैं जोधपुर फ़िक्स कर देता हूँ। जोधपुर के अलावा अगर कोई है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ सबकी बाय डिफ़ॉल्ट मैं जोधपुर रखना चाहता हूँ, ठीक है? इस टाइप से। तो ये DESC भी लिख सकते हैं और आप डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। याद रखना दोस्तों DESC को आप ऑर्डर बाय के साथ में भी यूज़ करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए, और यहाँ पर DESC का मतलब है डिस्क्राइब। ठीक है? तो यहाँ अभी हमने ये देखा है कि कैसे हम टेबल बनाते हैं। क्या लिखा है दोस्तों हमने? क्रिएट टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट की जो आईडी ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है? यहाँ ध्यान रखेंगे आप, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि यहाँ पर आप स्पेस नहीं लगा सकते कॉलम के बीच में। अगर आपको लगता है स्टूडेंट आईडी लिखना है तो आपको बीच में अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। ये बिल्कुल वही रूल है जो कि पाइथन में भी होता है, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकता। ठीक है? इसके बाद हम उसको बता रहे हैं भई ये किस टाइप का है, आईएनटी, इंटीजर टाइप का है। उसके बाद हमने लिखा है इसमें ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, इसका मतलब है कि अगर पहले वाले स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है, जैसे हम दूसरी एंट्री करेंगे, हम उसमें मेंशन नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक उसमें 102, उसके बाद वाले में 103, उसके बाद वाले में 104 ऐड करता जाएगा। और यहाँ पर आप प्राइमरी की साथ में लिख रहे हैं। तो दोस्तों प्राइमरी की आप यहाँ पर भी लिख सकते हो उस कॉलम के बाद, और मैंने यहाँ नीचे लिखी थी, याद होगा, प्राइमरी की एसआईडी, ठीक है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने लिखा था यहाँ पर नेम, ठीक है? तो ये रहा हमारे पास यहाँ पर नेम, ठीक है? और ये नेम है, वेरकेर है, 100 कैरेक्टर, 100 कैरेक्टर तक का नाम हम लोग इसमें लिख सकते हैं। नॉट नल लिखा है। अब देखिए प्राइमरी की जो है ना, इसमें 2 चीज़ें होती है। क्या-क्या है? एक तो आप लिखते हैं यूनिक, यानी कि वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी, और दूसरी बात होती है नॉट नल। इसका मतलब है कि आप खाली भी नहीं छोड़ सकते, एम्प्टी। तो यहाँ पर दोस्तों नेम है, उसको आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। इसके बाद है एज, न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर। ग्रेड, कैरेक्टर आपने डाल रखा है 2, और यहाँ पर वैरकेर कर रखा है 150। यूनिक ईमेल को, ईमेल आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ध्यान रखना प्राइमरी की में दोनों चीजें होती है, कौन-कौन सी? एक तो यूनिक भी और साथ-साथ में नॉट नल भी। ये दोनों मिलके बनती है आपके पास प्राइमरी की। ठीक है? इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा, बाकी आगे मैं कंस्ट्रेंट्स में आपको बताने वाला हूँ। अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों कंस्ट्रेंट्स आखिर होते क्या हैं? जो अपन ने अभी-अभी डिस्कस किया था, मैं कह रहा था एक होता है नॉट नल, एक होता है यूनिक, एक होता है प्राइमरी। यूनिक का मतलब और नॉट नल का मतलब समझ गए होंगे। नॉट नल का मतलब है कि इसके अंदर आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते उस कॉलम के अंदर। सपोज़ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एक कॉलम है मेरे पास और उस कॉलम की जो वैल्यू है, ठीक है? या उसका टाइप जो है या नाम जो है, जो भी आप देखें, तो मैं सपोज़ इसका नाम कर देता हूँ आधार कार्ड, ठीक है? आधार। और आधार में अगर यहाँ पर मुझे आधार पता है तो मैं लिखूँगा, नहीं पता है तो मैं उस टाइम पे उसको एम्प्टी छोड़ दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने इस आधार को क्या बना रखा है? नॉट नल, तो आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है? नहीं तो ये आपकी एंट्री करने ही नहीं देगा। ठीक है? जबकि एक होता है यूनिक। यूनिक का मतलब है कि अगर कोई वैल्यू आपने 8 लिख रखी है तो दूसरी वापस 8 नहीं आ सकती। उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिक।
प्राइमरी की का मतलब क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई रो, एक रो को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज करते हैं। ये लिखा है मैंने साथ में यहाँ पे, कंबाइंस नॉट नल एंड यूनिक, यानी कि नॉट नल और यूनिक दोनों मिलकर के आपके पास प्राइमरी की प्रॉपर्टी बनती है। इसके बाद आता है फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब होता है दो टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप हम लोग स्टेब्लिश करते हैं वो हम फॉरेन की कंस्टेंट्स के साथ करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों आपके पास यहाँ पर ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, जो कि मैंने आपसे कहा था ऑटोमेटिक न्यू रो आते हुए वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे 101 के बाद अपने आप 102 103 ऐसे बढ़ता जाएगा। एक आपके पास आता है चेक। चेक का मतलब होता है कि आप कोई कंडीशंस डाल सकते हैं, जैसे कि जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपके पास एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। मान लो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मार्क्स आपको एंटर करने हैं, ठीक है, टीचर ने मार्क्स डाले, पेपर आपका दोस्तों 40 नंबर का है, अब 40 में से आपको 15 डालने थे पर गलती से हमने 50 कर दिए, तो हम वहां पे कह सकते हैं मार्क्स जो है इज लेस देन और इक्वल्स टू 40 आपके पास हो सकता है, 40 या 40 से कम ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम अपनी वैल्यूज को चेक करेंगे। इसके साथ साथ एक होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या कर सकते हैं आप, वहां पर वैल्यू पहले से ही डिफॉल्ट रख सकते हैं, जैसे जैसे अपन कहते हैं कंट्री जब सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ इंडिया पहले से ही लिखा होता है, हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग जब कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहे होते हैं तो उसमें +91 पहले से ही लिखा आता है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखनी है, वो हम यहाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट से लेते हैं। अब देखिए इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर अलग-अलग टेबल बना कर के तो नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि अगर हम लिखते हैं क्रिएट टेबल यूज़र, मान लो यूज़र नाम की हम एक टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है? और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक तो चाहिए आईडी, तो ये रहा मेरे पास आईडी, और दूसरा मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है? और नेम जो है दोस्तों वो मैं एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, इस चीज़ को ध्यान रखें। आईडी भले मेरी एम्प्टी हो जाएगी क्योंकि आईडी को मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया है। हो सकता है कि आप आईडी यहाँ नहीं डालें, लेकिन दोस्तों आपको नाम तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर दूसरा बना रहा हूँ जिसमें ईमेल को मैंने लिखा है यूनिक, तो यहाँ पर मैं कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है? आपको पता है, मैंने अभी आपको बता दिया यूनिक का मतलब क्या है, जो वैल्यू आपकी यूनिक रहेगी, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। इसमें भी ध्यान रखना आप आईडी एम्प्टी छोड़ पाओगे क्योंकि इसको मैंने मेंशन किए ही नहीं, मैंने किस पे कंसीडर कर रहा हूँ, ईमेल पे। इसी टाइप से अगर आप लिख रहे हैं यूजर के अंदर आईडी इंटीजर प्राइमरी की, तो ये जो प्राइमरी की आप बना रहे हो, इसको आपने प्राइमरी की बना दिया, तो यहाँ पर दोनों काम करेगा। कौन कौन सा, एक तो दोस्तों आपके पास काम कर जाएगा नॉट नल वाला भी, और दूसरा आपके पास काम कर जाएगा यूनिक वाला भी। प्राइमरी की का दोनों काम होता है। ऐसे ही अगर दोस्तों आपके पास दो टेबल्स बनी हुई पड़ी है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक टेबल है जिसका नाम है अपने पास यूजर अंडरस्कोर आईडी, और एक टेबल है आपके पास जिसका नाम अपने पास है यूजर, ठीक है। एक मेरे यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो एक मेरे पास यहाँ पर टेबल है दोस्तों जिसका नाम क्या अपने पास है यूजर, और एक टेबल है जिसका नाम है अपने पास ऑर्डर, ठीक है, मान लो ऑर्डर है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन दो टेबल्स के बीच में लिंकिंग करने वाला हूँ। वैल्यूज जो है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर आईडी, और यहाँ पर अपन ने लिख रखा है सपोज यूजर आईडी, या जो भी आपने डाल रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्रिएट टेबल ऑर्डर, एक ऑर्डर टेबल बना रहा हूँ जिसमें ऑर्डर आईडी इंटीजर है, प्राइमरी की है, यूजर आईडी है, आईएनटी है। अब मैंने क्या लिखा है, फॉरेन की। कौन सी फॉरेन की है, जो हमारे पास इसके अंदर यूजर आईडी है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर के अंदर जो हमारे पास यूजर आईडी है उसका रेफरेंस कर रहा हूँ इस यूजर के आईडी के साथ। तो मैं इन दोनों टेबल्स के बीच में लिंकिंग कर रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ यूज कर सकते हैं फॉरेन की। इसी टाइप से दोस्तों एक और है अपने पास जिसमें हम यहाँ पर क्या करें, प्राइमरी की के साथ साथ हम ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑटो इंक्रीमेंट अभी बता चुका हूं मैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे एज इज ग्रेटर देन 18, जब आप एंट्री कर रहे होंगे, अगर आपकी एज 18 साल या 18 साल से ज्यादा है तो ही वो उसके अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करने देगा आपको। और एक आपके पास है डिफॉल्ट जिसके अंदर लिखा है एक्टिव स्टेटस। तो आपके पास जो टेबल है उसका जो स्टेटस है एक कॉलम, ठीक है, और उसकी जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लिखी आएगी यहाँ पर, एक्टिवेट, ठीक है, या एक्टिव जो भी है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डेटा के टाइप, जो मैं आपसे कह रहा था अभी, इंटीजर, फ्लोट, वेरकेर, वो सब। तो MySQL का डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप का मतलब है ये बताता है कि स्ट्रक्चर के अंदर हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं स्टोर करना चाहता हूँ 9 या 9.8, ठीक है, या फिर दोस्तों मुझे इसके अंदर स्टोर करना है सपोज 9 लाख 9,000, या ऐसे कोई नंबर, कोई भी इतना बड़ा नंबर सपोज, जिसमें मैक्सिमम आप कितने वैल्यूज ले सकते हैं, कितने डिजिट्स आप ले सकते हैं।
तो अगर आपका नंबर है दोस्तों तो आप क्या लेंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप। स्ट्रिंग का मतलब होता है आपके पास जैसे ए लिख रहा हूँ या एबीसी लिख रहा हूँ, इस टाइप से, ये क्या आपके पास कैरेक्टर है, स्ट्रिंग टाइप। और डेट एंड टाइम, डेट के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, वाई वाई का फॉर्मेट आपके पास हो सकता है, जैसे 2025 हो गया आपके पास, 01 मंथ हो गया और डेट है सपोज 21। तो इस टाइप से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं डेट और साथ साथ में टाइम डालना चाहे तो टाइम का भी टाइप है, मैं आपको भी आगे बता देता हूँ। जैसे न्यूमेरिक को अगर अपन देखें तो दोस्तों न्यूमेरिक को जनरली हम लोग कहते हैं इंटीजर टाइप। इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं। ये आपके पास 5 अलग अलग टाइप है जिसमें हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपके पास हो गया, यहाँ हम लोगों ने लिया है सपोज कि टाइनी इंटीजर, इसमें आप स्मॉल इंटीजर डाल सकते हैं। मतलब वो वैल्यू जो आपके पास -128 से लेकर के पॉजिटिव के 127 तक हो सकती है। मतलब अगर मैं एक वैल्यू लिखने वाला हूँ 500, तो 500 जो है वो इस वाले डेटा टाइप के अंदर मैं स्टोर नहीं कर पाऊंगा। मैं कहता हूँ 200 तो नहीं कर पाऊंगा, 150 तो भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -128 से पॉजिटिव की 127 साइंड में, और अगर अनसाइंड है तब वो दोस्तों 0 से 255 के बीच की हो सकती है। ऐसे अगर आपके पास स्मॉल इंटीजर है, ठीक है, तो स्मॉल इंटीजर में दोस्तों हमारे पास वैल्यू हो सकती है 32767 तक और माइनस में 32768 तक। इसी टाइप से अगर आपके पास यहाँ मीडियम इंटीजर है तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये वाली रेंज के बीच का डेटा। इसी टाइप से खाली आईएनटी या इंटीजर लिखा है आपने, आईएनटी से भी चल जाएगा, इंटीजर से भी चल जाएगा। तो लगभग दोस्तों 2 अरब 14 करोड़ 73,648, लगभग 2 अरब के आसपास की वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइंड में। ठीक है, अगर आप यहाँ यहाँ बिग इंटीजर ले रहे हैं तो दोस्तों आपके पास फिर ऐसी रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपके पास इस रेंज का डेटा अगर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट में लेना चाह रहे हैं पॉइंट वाली वैल्यू, तो आप फ्लोट, डबल या डेसिमल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप लेना चाहें तो दोस्तों कैरेक्टर आएगा, वेरचर आएगा। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर जो टाइनी टेक्स्ट है, खाली टेक्स्ट है, मीडियम टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, इन सब की लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप 0 से 255 तक अगर लेना चाहें तो कैर ले सकते हैं, वेरचर भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से आपको रेंज मिल जाती है। ऐसे ही आपके पास अलग अलग रेंज का डेटा होता है जो आप चाहें जो यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है दोस्तों डेट एंड टाइम के लिए, केवल डेट लेना चाहते हैं तो डेट आप ले सकते हैं। डेट एंड टाइम लेना चाहें तो वो फॉर्मेट आपको इस तारीख से लेकर के इस तारीख के बीच का आप डेटा कोई भी स्टोर कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प के अंदर डेट एंड टाइम दोनों आपके पास आता है। खाली टाइम लेंगे तो ये वाला फॉर्मेट है, ईयर लेंगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मेट है। तो ये सब आपके पास क्या है, एक टाइप की रेंज है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग यहाँ डेटा को इंसर्ट करने वाले, जैसे मैं माई एसक्यूएल पे आ जाता हूँ। अभी हमने ये टेबल बनाई, इसके अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू। अब टेबल का नाम क्या है, तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और इंसर्ट इनटू स्टूडेंट के बाद आप जाके लिख देंगे यहाँ पर वैल्यूज, क्या वैल्यू लिखना चाहते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर वैल्यू डालना चाहता हूँ 101 जो कि SID है। नेम के लिए आपको कॉमा करने के बाद सिंगल कोड में कोई स्ट्रिंग डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ तुषार। ठीक है, इसके बाद आपको मार्क्स डालने, तो मार्क्स सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पर 98.67, और उसके बाद मुझे सिटी, क्योंकि सिटी फिर से स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ जोधपुर। इस टाइप से स्ट्रिंग खत्म, और इसके बाद मैं सेमीकोलन लगा के एंटर कर देता हूँ। दोस्तों मेरी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो हमने इंसर्ट इनटू को देख लिया है। इसी तरीके से अगर आपको एक से ज्यादा रिकॉर्ड डालने हैं तो दोस्तों आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है, या स्टूडेंट। उसके बाद आप लिख सकते हैं वैल्यूज। अब वैल्यूज के बाद जो आपने ब्रैकेट लगाया था, जो यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं, आप एक एक करके सीधे लिख सकते हैं, जैसे 102। ठीक है, 102 पे आपने नाम लिख रखा है सपोज कि किसी का योगेश। ठीक है, और योगेश के जो मार्क्स है दोस्तों 97.68 कर देता हूं मैं इस टाइप से, और उसकी सिटी में यहाँ पर लगा देता हूं अजमेर। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक वैल्यू डाल दी, कॉमा कर रहा हूं दोस्तों। एक एंट्री मेरी आ गई है 102 की। उसके बाद मैं फिर से जाके लिख देता हूँ 103 की एंट्री कर देता हूँ और नाम लिख देता हूँ अमन। ठीक है, अमन के मार्क्स है 94.68, और अमन की जो सिटी है वो कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं उदयपुर। ठीक है, इस तरीके से। और आप ऐसे करके और भी एंट्री कर सकते हैं। मैं ये लास्ट 104 की और कर देता हूँ। नाम है सपोज अपने पास यहाँ पर चिराग। चिराग के मार्क्स है 96.35, और उसकी जो सिटी है दोस्तों वो मैं कर देता हूँ यहाँ पर जयपुर। ठीक है, इस तरीके से मैंने एंट्री कर दी।
तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा-सा इश्यू होगा, वो ये है कि मैंने यहाँ कॉमा नहीं लगाया है, ठीक है? तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको एक बार के लिए हटा करके उसके बाद में कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है? और कॉमा लगाने के बाद आप फिर भी बाद में भी एंट्री कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा करके इतना ही लगा के सेमीकोलन कर देता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर 2 एंट्री और डाल दी, 102 और 103 की भी। तो एंट्री करना किस तरीके से हम इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा अभी। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज़ करके आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, हो सकता है कि इसके अंदर आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करनी है या एक वैल्यू नहीं ऐड करनी है। जैसे मैं आके कर देता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है? और इसके बाद मैं यहाँ पर जो ऐड करने वाला हूँ दोस्तों, वो मैं करने वाला हूँ, सपोज़ कि एसआईडी मुझे डालनी पड़ेगी क्योंकि प्राइमरी की ले रखा है, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ नेम, बाकी मैं यहाँ कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है? तो एसआईडी और नेम मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। इसकी जो वैल्यूज़ है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, 10, सपोज़ कि 101, 102, 103 हम डाल चुके हैं। अब मैं लिख दे रहा हूँ 104 और नाम है दोस्तों यहाँ पर सपोज़ कि राहुल, ठीक है? तो मैं राहुल को ऐड कर देता हूँ इस तरीके से और लास्ट में सेमीकोलन। तो आप देखेंगे इस बार जो ऐड हुआ है वो मैंने 2 कॉलम डाले हैं, सारे के सारे नहीं डाले। अगर आपको सारे डालने हैं तो दोस्तों यहाँ ब्रैकेट में कॉलम्स के नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पूरा मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको यही बता रहा था कि कैसे आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल। तो यहाँ है दोस्तों टू क्रिएट टेबल कमांड, ठीक है? क्या करेंगे, क्रिएट टेबल के थ्रू आप अपनी टेबल बनाते हैं और इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट दोस्तों जब आप क्रिएट कमांड यूज करते हैं तो ये आपको एक एम्प्टी टेबल बना के देता है बिल्कुल इस तरीके से। अब आपको इसके अंदर एंट्री करनी है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं जो भी आप अपने कॉलम के वैल्यूज को डालना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, फिर वैल्यूज और जो भी आप वैल्यू डालना चाह रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? ये अपन ने कमांड अभी देख लिया। अगर आप दोस्तों यहाँ पर इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल के अंदर आप मल्टीपल रिकॉर्ड डालना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट जो अपन ने अभी देखा था, आप एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, कॉमा कॉमा करके करना पड़ेगा। लास्ट में आपको यहाँ सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने जो डेटा डाला वो कैसे है, कैसा दिख रहा है, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद दोस्तों आप लगाते हैं स्टार। इस स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स, ठीक है? सारे के सारे कॉलम्स, जैसे कि आपको स्टूडेंट की आईडी भी दिखा दे, नेम भी दिखा दे, एज भी दिखा दे। कौन सी टेबल से दोस्तों, स्टूडेंट्स नाम की टेबल से सपोज। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं जाके लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है? इस तरीके से STUDENT, ठीक है? इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो दोस्तों इसमें मैंने कितने रिकॉर्ड डाल रखे थे, 101, 102, 103 और 104। तो आप देखेंगे इस तरीके से डेटा आ गया है और यहाँ पर क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं डाली तो इसने ऑटोमेटिक एम्प्टी यानी कि नल लिख दिया है, ठीक है? जो नल स्टोर हुआ है यहाँ पर, ये समझ में आ गया होगा आप कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब सेलेक्ट में आपको आगे और बताऊंगा दोस्तों डिटेल में। नेक्स्ट है आपके पास में कि आप इसमें नल कैसे डालेंगे खुद। अगर आप खुद से नल डालना चाहे या तो आप छोड़ दीजिए, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था, आप स्टूडेंट आईडी, नेम, एज लिख करके 1 या जो भी नाम है आप नल लिखें। अगर आप ये नल नहीं लिखना चाहते तो दोस्तों इसको भी आप मेंशन नहीं करें। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं करा, मतलब वो सारी की सारी वैल्यू आ रही है, तो फिर आपको यहाँ पर भी नल लिखना पड़ेगा। मैं क्या कहने वाला हूँ कि अगर आपके पास 3 कॉलम है, ठीक है? 1, 2 और 3 और आप यहाँ सीधे वैल्यूज़ लिख रहे हैं बिना कॉलम बताए हुए, तो दोस्तों पहली वैल्यू पहले में जाएगी, दूसरी दूसरे में जाएगी, तीसरी नहीं बताओगे तो गड़बड़ है। इसलिए आपको यहाँ पर वो वापस बताना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बताओगे, अगर वैल्यू नहीं है तो आप लिखोगे नल, ठीक है? और इंसर्टिंग नल फॉर मल्टीपल कॉलम्स के लिए आपको मल्टीपल टाइम वहाँ पर नल लिखना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे कि जो नल है इसको आप सिंगल कोट में नहीं लिख देना। अगर सिंगल कोट में लिख दोगे तो ये ट्रीट होगी एज अ स्ट्रिंग, जैसे किसी का आप नाम लिख रहे थे, शहर का नाम लिख रहे थे, सिटी, उस टाइप से। अगर दोस्तों आप इसमें डेट स्टोर करना चाहते हैं, डेट, तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों आपके पास अगर डेटाबेस के अंदर टेबल जो आपने बनाई है उसमें अगर आपने कोई डेट ऑफ बर्थ या ऐसा कोई कॉलम लिया हुआ है तो आपकी उसके अंदर डेट स्टोर करने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे 2003, 05 और 15। तो ये आपके पास क्या है दोस्तों, DD है, ठीक है? ये आपके पास MM है और ये आपके पास YY। ये फॉर्मेट आपका काम करता है यहाँ पर, ठीक है? डेट फॉर्मेट में इंसर्टिंग डेट, कैसे डेट डालेंगे समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास DOB है, उसका टाइप, जो हम डेटा के टाइप की बात करते हैं, वहां पर अगर आपने यहाँ डेट फॉर्मेट बताया है तो
ठीक है। करंट डेट के लिए दोस्तों आप यहाँ पर CUR डेट फंक्शन यूज कर सकते हो, करंट डेट आपको मिल जाएगा। ये आपको मिलता है दोस्तों चैप्टर नंबर 6 के अंदर डेट के फंक्शंस में। मैं आपको बताऊंगा CUR डेट या करंट डेट आपके पास फंक्शन है जिसके थ्रू आप आज की जो सिस्टम की टाइम है, सिस्टम का डेट है, वो आप यहाँ अप्लाई करा सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई पहले से बनी हुई टेबल से हमको अगर एक डेटा इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो दोस्तों आप करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, अपने कौन कौन से कॉलम में वैल्यू डालनी और वो कहाँ से लेनी दोस्तों, तो सेलेक्ट करके वो सारे कॉलम्स बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से बता सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर टेबल में जाएं, इस टेबल के 3 कॉलम को उठाएं और ये 3 कॉलम आप यहाँ पर फर्स्ट कॉलम इसमें, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें ऐड कर दें। ठीक है। इसी टाइप से आप यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे इंसर्ट इनटू न्यू स्टूडेंट। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज हमारे पास एक टेबल पहले से बनी हुई पड़ी है। ठीक है। सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ और उसमें हमने इंसर्ट कर रखा है डेटा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक नई टेबल बना रहा हूँ, उसके अंदर मेरे को कुछ इंसर्ट करवाना है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके स्टूडेंट आईडी में, इसके नेम में, इसके एज में मुझे इस वाली टेबल से डेटा उठा करके लेके आना है। तो सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। तो ये वाली जो स्टूडेंट आईडी है वो आएगी इसमें, इसी टाइप से यहाँ पर जो नेम है वो आएगा इसमें, और ऐसे ही आपके पास एज जो है वो आ जाएगी इसमें। कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट्स। आपको बस इतना सा लिखना है दोस्तों, डेटा आपके पास आ जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पर देख रहे थे। अगर आप कंडीशन बताना चाहते हैं तो कंडीशन बता सकते हैं, जैसे कि एज इससे बड़ी है, एज इससे कम है, वो भी आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको इसको आगे बताऊंगा। और इसी टाइप से दोस्तों हमारे पास है इंसर्टिंग डेटा विद कंडीशंस, जैसे कि मैं अभी एज वाला कह रहा था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वेयर एज इज ग्रेटर देन 18। तो सिर्फ 18 से बड़ा जो भी डेटा है वो हमारे पास यहाँ आकर के स्टोर हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे सेलेक्ट क्वेरी, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। तो सेलेक्ट क्वेरी क्या होती है दोस्तों, सेलेक्ट क्वेरी का मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास एक टेबल बनी हुई पड़ी है। ठीक है। इस तरीके से अब इस टेबल के अंदर से मुझे कुछ डेटा उठाना है, तो दोस्तों ये डेटा जो है इसकी कॉपी बन के आएगी और वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था व्यू, व्यू का मतलब क्या है, जब सेलेक्ट क्वेरी से डेटा आपके पास आता है तो वो आपका एक व्यू कहलाता है। ठीक है। इन MySQL, a select query is used to retrieve data from one or more tables in database. It allows you to specify the column, apply condition, sort the result, and even perform calculation on the data. तो आप अपने डेटा पे कैलकुलेशंस कर सकते हो, उस पे असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्टिंग कर सकते हो, आप उस पे कोई कंडीशंस लगा सकते हो, जैसे एज इससे ज्यादा हो, एज इससे कम हो। ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ ये सब कुछ स्पेसिफाई करा सकते हो। अब दोस्तों सेलेक्ट क्वेरी के लिए हम लोग मोस्टली यूज करते हैं ये 3 अपने पास, जो जैसे एक सेलेक्ट आपके पास कमांड है। ठीक है। क्वेरी है तो सेलेक्ट आप लिख देंगे, उसके बाद फ्रॉम लिख देंगे और उसके बाद वेयर लगा देंगे। जनरली अपन ये यूज करते हैं। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट किसके लिए काम आता है दोस्तों, यूज टू चूज कॉलम टू डिस्प्ले। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेलेक्ट क्या क्या है दोस्तों, नेम और एज, 2 कॉलम से। अगर आप एक से ज्यादा जितने भी सारे के सारे कॉलम लेना चाहते तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टार। ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, सेलेक्ट नेम कॉमा एज। इसमें स्टूडेंट आईडी नहीं आएगी, लेकिन मैं अगर स्टार लगूंगा तो सब आ जाएगा। तो क्या क्या सेलेक्ट करने हैं, वो कॉलम्स के नाम। जैसे मेरे पास यहाँ पर 3 कॉलम है, लेकिन मैं यहाँ से ये 2 कॉलम ले रहा हूँ। ठीक है। फिर मैं बताता हूँ फ्रॉम, कौन सी टेबल, इस टेबल का नाम क्या है। सपोज इस टेबल का नाम था एम्प्लॉय, तो उस टेबल का नाम बताना पड़ेगा। आप इतना करके सेमीकोलन लगाएंगे तो जितना भी डेटा वो एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे वेयर एज इज ग्रेटर देन 30, तो वो डेटा दिखेगा जिसकी एज आपके पास 30 या 30 से ज्यादा है, बाकी आपको नहीं दिखाएगा। मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको जो मार्क्स दिख रहे हैं 98, 97, 94, तो जो 95 से ज्यादा है वो मुझे नेम और मार्क्स दिखाने हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, सेलेक्ट नेम। ठीक है। क्या लिखूंगा, सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स। ठीक है। कहाँ से लेना है दोस्तों, फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT। आप चाहें तो कंडीशन लगा सकते हैं। अगर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो पूरा का पूरा डेटा दिख जाएगा 2 कॉलम्स के साथ। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जाके लिख सकते हैं वेयर, और उसके बाद आप क्या लिख देंगे, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 95। अब 95 या 95 से ज्यादा है तो आपको दिखाएगा दोस्तों, इसमें अमन और राहुल नहीं दिखाएगा। आप देख सकते हैं केवल 2 ही डेटा आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाते हैं, फ्रॉम क्लॉज आप यूज करेंगे और सेलेक्ट को आप यूज करते हैं। जनरली दोस्तों ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें होती है।
यहाँ पर दोस्तों मैंने वेयर क्लॉज में क्या लगाई है, यहाँ एक रिलेशनल ऑपरेटर लगाया दैट इज ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे बहुत सारे आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर हो सकते हैं। आपको ये पता होगा इक्वल का मतलब क्या है, जैसे आपके पास रोल नंबर 101 ही आपको डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, सपोज सेलेक्ट, ठीक है, नेम और मार्क्स, ठीक है, वो आपको दिखाना है वेयर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो भी आपके पास था SID था, ठीक है, क्या नाम रखा था अपन ने, SID। SID इक्वल्स टू 102 सपोज, तो 102 जो है इक्वल होना चाहिए, वो आपको डेटा डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ जाके लिखता हूँ SID इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 103, तो 103 या उससे ज्यादा अगर कोई है तो वो आपको दिखा देगा नेम और मार्क्स। ठीक है, तो आप जानते होंगे इक्वल टू, ठीक है, आप जानते होंगे लेस देन, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। दोस्तों ये नॉट इक्वल्स टू को आप एक्सक्लेमेशन इक्वल भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ पर इस तरीके से आप लगा सकते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को भी। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू। जैसे मैं यहाँ एक कंडीशन लिख रहा हूँ वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मैं ऑपरेटर यूज करके दिखा रहा हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाला। इसमें ग्रेटर देन भी चलेगा और इक्वलिटी भी चलेगी। इसके बाद है दोस्तों बिटवीन भी आप यूज कर सकते हैं। बिटवीन का मतलब है वो वैल्यू जो एज आपके पास 25 और 35 के बीच में होनी चाहिए, बिटवीन 25 एंड 35। तो एंड आपके पास एक और ऑपरेटर होता है दोस्तों, जिसका मतलब है कि एज जो है वो 25 से ज्यादा हो और 35 से कम हो, तो बिटवीन होनी चाहिए आपके पास ही। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाता, सिंपल है। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर है दोस्तों एंड और नॉट। एंड का मतलब है आप जो कंडीशंस लगाएंगे, दो कंडीशंस, अगर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है तो दोस्तों आपको डेटा दिखेगा। जैसे मैंने इसमें लिखा है वेयर डिपार्टमेंट, क्या है, सेलेक्ट नेम और डिपार्टमेंट। मान लो मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय की, इसमें आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। एक है आपके पास नेम, ठीक है, और एक आपके पास है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, वेयर आपको एक तो डिस्प्ले करना है नेम और डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू HR। तो यहाँ पर आपके पास HR, IT, सेल्स, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो मैंने कहा एक तो कंडीशन क्या है, HR होनी चाहिए, और दूसरा उसकी एज 30 से ज्यादा होनी चाहिए। एज 30 से ज्यादा है और HR नहीं है तो वो भी नहीं दिखाना है, HR है लेकिन एज 30 से कम है वो भी नहीं दिखानी। तो क्या दिखाएगा, एक तो डिपार्टमेंट HR हो और साथ में एज 30 हो। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं नल और नॉट नल। तो इज नल और इज नॉट नल कहते हैं हम लोग, ये चेक करेगा वहां पर नल वैल्यू है या फिर नल वैल्यू नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ मार्क्स में, जो मैंने अभी बनाया था टेबल के अंदर, तो मेरे पास मार्क्स नल था। ठीक है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ मार्क्स में नल है या नहीं है, इस तरीके से। तो वेयर यहाँ पर मैं लिख दूंगा मार्क्स इज नल, वो डेटा मुझे दिखाना है। ठीक है, तो मैं इसी को वापस ले लेता हूँ वेयर, ठीक है, यहाँ जाके क्या लिख दूंगा, मार्क्स, ठीक है, इक्वल्स टू नल, इस तरीके से। तो आप देखेंगे दोस्तों आपके पास में एम्प्टी सेट है, मार्क्स के अंदर नल वाली वैल्यू। ठीक है, तो वेयर नेम और मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर मार्क्स इक्वल्स टू नल। ठीक है, मार्क्स इज नल लगाना है मेरे को यहाँ पर, मैं इसको जाके कर देता हूँ मार्क्स, ठीक है, इज नल। तो इस तरीके से आपको जो नल है वो आपको ये डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि जो नल है वो वैल्यू आपको यहाँ इस टेबल के अंदर डिस्प्ले कर रहा है। नॉट नल करके देखना चाहते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ आपको वही सारी वैल्यू दिखा देगा जिनकी वैल्यू नल नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ नॉट नल। इसमें क्या इशू आया देख लेते हैं, वेयर मार्क्स इज लिखना हुआ है, फिर से भूल गया। तो वे मार्क्स जो है इज नॉट नल। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखा देगा, नल वाले नहीं दिखाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर इसको कंबाइन करके देखें तो मैंने ऐसे एक एग्जांपल डाल रखा है डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें बिटवीन भी बता दिया है, एंड भी बता दिया, और इज नॉट नल भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया। तो बस एक कंबाइंड एग्जांपल था, अगर आपके काम आए तो देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप ऑर्डर बाय लगा सकते हैं। ऑर्डर बाय का मतलब क्या है, जैसे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने लिख दिया है स्टूडेंट, आपके पास डेटा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर मार्क्स को करना चाहता हूँ, वैसे मार्क्स तो अपने पास वैसे भी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आ रहे हैं, मैं नेम के अकॉर्डिंग करना चाहूँ तो मैं क्या लिख दूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, STUDENT, स्टूडेंट। अब मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों, ऑर्डर बाय नेम। नेम को मैं अगर ASC लिखता हूँ या नहीं भी लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही आएगा। अगर आप नहीं भी लिखेंगे, ठीक है, तो भी आपके पास असेंडिंग ही आएगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर DESC, डिसेंडिंग।
तो ये आपको नेम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा। ए टू जेड है और यहाँ जेड टू ए चल रहा है। ये आप किसी भी कॉलम पे कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार हम लोग ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लिख देते हैं, बीच में कॉलम का नाम लगाना भूल जाते हैं, तो ये आप जरूर लगा के रखना। आप ग्रुप बाय भी लगा सकते हैं। ग्रुप बाय हालांकि अपने पास आगे आएगा चैप्टर नंबर 7 में, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इससे रिलेटेड मैंने अभी टेबल नहीं बनाई है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप बना के देख सकते हैं। जैसे क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ग्रुप बनाना है, या फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे करके देखना चाह रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एचआर के अकॉर्डिंग ग्रुप बना के देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ ग्रुप बाय भी कर सकते हैं। और ग्रुप बाय दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ चैप्टर नंबर 7 में आएगा आपके पास, ठीक है। तो वहाँ इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे मॉडिफाइंग डेटा। आप अपने डेटा को चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने जो राहुल जो है या अमन जो है, अमन की सपोज सिटी मैंने उदयपुर डाल रखी है। अमन की सिटी दोस्तों मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर सपोज जोधपुर, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं जाके लिख दूंगा अपडेट, ठीक है। क्या लिखूंगा, अपडेट। किसको अपडेट करना है, टेबल का नाम, तो मैं लिख दूंगा STUDENT। मोस्टली दोस्तों स्टूडेंट की स्पेलिंग मुझसे गड़बड़ हो जाती है टाइप करते टाइम, ठीक है। तो अपडेट स्टूडेंट, टेबल का नाम बता दिया, सेट करना पड़ेगा। किसको सेट करना है दोस्तों, सिटी को। क्या लिख दूंगा, सिटी। सिटी इक्वल्स टू अभी है उदयपुर, मैं लिखना चाह रहा हूँ जोधपुर, बस इतना लिख दोगे। अगर आपने ये लिख करके एंटर कर दिया, तो दोस्तों जितने भी सिटीज हैं, जितने भी रिकॉर्ड है, सभी की सिटी जोधपुर हो जाएगी। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा वेयर क्लॉज, वेयर। इसके बाद आप जो भी लगाना चाहें, जैसे मैं लिख देता हूँ SID इक्वल्स टू 103, ठीक है। 103 लिख सकते हैं आप, या फिर लिख सकते हैं नेम इक्वल्स टू अमन कर सकते हैं, या जिसके मार्क्स 94.68 है, जो भी आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड। तो सबसे बेस्ट हमारे पास क्या होता है दोस्तों, यूनिक वैल्यू कौन सी है, SID। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका नाम अमन हो, उन सभी को दोस्तों ये जोधपुर कर देगा, जो गलत हो सकता है। तो हम यहाँ पर SID को लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने चेंज कर दिया, अगर आप वापस देखना चाहें तो आप यहाँ पर डिस्प्ले करा के देख सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल सा स्टूडेंट्स तक ही लिख देता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि 103 जो अमन है, जिसकी सिटी अभी उदयपुर है, अभी क्या हो गई है, तो दोस्तों अमन की सिटी हो गई अपने पास जोधपुर। अगर हम राहुल, जो कि अभी नल है, राहुल की डालना चाहते हैं, तो क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इक्वल्स टू, मैं इसकी सिटी कर देता हूँ सपोज कि ये हटा करके लिख देता हूँ पाली, ठीक है। मैं लिख देता हूँ पाली वेयर, ठीक है। और इसको किस में डाल रहा हूँ दोस्तों, 104 का, तो मैं लिख देता हूँ 104। आप देखेंगे तो इसमें भी चेंज हो चुका है, ठीक है। मार्क्स को करना चाहेंगे तो आप क्या लिख देंगे, सेलेक्ट सॉरी अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी की जगह क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, मार्क्स। और ये मार्क्स में, क्योंकि अपने पास ये जो हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों जोधपुर, ठीक है, इसको हटा करके मैं मार्क्स लिख देता हूँ सपोज 94.35, वेयर SID इक्वल्स टू 103 की जगह मैं लिख देता हूँ 104, ठीक है। 104 के मार्क्स आपको 94.35 कर देने हैं। हो गया है दोस्तों, देखना चाहें तो देख सकते हैं आप। इस तरीके से हमने अपडेट करके देख लिया। इसमें अपडेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जो मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर, वो ये है, ऑलवेज यूज वेयर क्लॉज। आपको हमेशा यूज करना है टू अवॉइड अनइंटेंशनली अपडेटिंग ऑल रोज, वरना अगर आपने ये नहीं लिखा तो जितनी भी रोज हैं सभी के सभी की वैल्यूज चेंज कर देगा। क्या लिखा है, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 5000। मान लो किसी की सैलरी यहाँ पर 25,000 थी, तो दोस्तों वो हो जाएगी यहाँ पर 30,000, ठीक है। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू IT, सभी की नहीं, जो IT डिपार्टमेंट वाले हैं उन्हीं की सैलरी आपको 5,000 से बढ़ा देनी है। उसके बाद है दोस्तों डिलीट। डिलीट का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, एक रिकॉर्ड डिलीट करना है। जैसे मुझे अमन का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो क्या लिख दूंगा, डिलीट, ठीक है। कहाँ से करना है, फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। आप एंटर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, सभी को डिलीट कर देगा। इसलिए यहाँ पर भी वेयर क्लोज, वेयर SID इक्वल्स टू 103। आप देखेंगे यहाँ आपका एक रिकॉर्ड डिलीट हो चुका होगा। सेलेक्ट क्वेरी चला के डिस्प्ले करा देता हूँ, 101 है, 102 है, 104 है, 103 नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों डिलीट आप कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर वेयर क्लॉज नहीं लगाया है तो वो सभी को डिलीट कर देगा, डिलीट ऑल रोज। इसी टाइप से दोस्तों हमारे पास है ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है कि हमारे टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहें, जैसे कि हमने डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज लिखा, ये भी क्या कर रहा है, सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट, और ट्रंकेट करेंगे ये भी सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। लेकिन दोस्तों ट्रंकेट थोड़ा फास्ट काम करता है, डिलीट ऑल
ये जो आपने ऐसे लिखा है ये थोड़ा स्लो करेगा। द ट्रंकेट कमांड रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल बट इज फास्टर देन डिलीट बिकॉज इट डज नॉट लॉग ईच रो डिलीशन। ये क्या करेगा दोस्तों, एक एक रिकॉर्ड को जा जाके डिलीट करता जाएगा क्योंकि आपने वेयर क्लॉज नहीं बताया, तो ये टाइम लेगा। जबकि ट्रंकेट अगर आप लिख रहे हैं, जैसे ट्रंकेट टेबल आपने यहाँ स्टूडेंट्स लिख दिया, तो जितने भी रिकॉर्ड है वो सीधे डिलीट एक साथ, वो एक एक रिकॉर्ड पे जा जाके चेक नहीं करेगा। हालांकि दोनों का काम सेम है, इसका भी रिजल्ट वही आएगा डिलीट ऑल, और इसका भी रिजल्ट वही आएगा डिलीट ऑल, लेकिन एक एक रो पे जा जाके करेगा इसलिए स्लो है, और ये एक साथ जाकर के डिलीट कर देगा। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, ट्रंकेट। इसके बाद है अपने पास ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता है दोस्तों, हमारी पूरी की पूरी टेबल को डिलीट कर देगा या हमारे पूरे के पूरे डेटाबेस को। अगर आप डेटाबेस को डिलीट करेंगे तो उस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स है वो सब भी डिलीट हो जाएगी, और अगर आप टेबल डिलीट करें तो टेबल में जितने भी रोज हैं वो सब कुछ डिलीट, साथ में पूरी की पूरी टेबल भी गई। देखिए ट्रंकेट क्या काम करता है, इसके अंदर के कॉलम्स को खाली कर देगा, मतलब आपके पास डेटा कुछ नहीं होगा लेकिन टेबल तो होगी। लेकिन अगर आप ड्रॉप कर देंगे तो दोस्तों आपकी टेबल भी डिलीट कर देगा। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे हमने यहाँ टॉपिक डिस्कस कर लिया, प्रैक्टिकली मैंने आपको चीजें ज्यादा बता दी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो आज दोस्तों हम लोग इतना ही करते हैं, इस चैप्टर में रिवीजन में इतना ही कुछ था। बाकी दोस्तों नेक्स्ट कंटेंट में और आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। फिर से वही रिक्वेस्ट, हो सके तो दोस्तों इस चैनल को ग्रो अप करने के लिए आप इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वो देखेंगे तो दोस्तों हेल्प मेरी ही होगी और उनकी भी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।